नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आज दिन भर कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो चर्चा में रहीं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो खबर की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। नीतीश कुमार ने आज एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री आवास में लगभग 2 घंटे बैठक चली। बैठक में जेडीयू, बीजेपी, लोजपा राष्ट्रीय और उपेंद्र कुशवाहा और हम की पार्टी जो है उसमें शामिल हुई। पशुपति कुमार पारस को यानी कि लोजपा राष्ट्रीय को इस कार्यक्रम से अलग रखा गया। लोजपा रामविलास के नेता तो शामिल हुए, लेकिन चिराग पासवान के चाचा इसमें शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि उनको निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, यानी कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए से आउट कर दिया गया है। अब उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। 2 दिन पहले ही पटना में जो प्रदेश कार्यालय था लोजपा राष्ट्रीय का, उसे खाली करने का भी आदेश भवन निर्माण विभाग की तरफ से दिया गया है। लेकिन खबर हम एनडीए की करेंगे। एनडीए में क्या कुछ चल रहा है? क्या नीतीश कुमार साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर महागठबंधन की तरफ, आरजेडी की तरफ जाएंगे? इसको लेकर के तरह तरह के कयास चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के घटक दल के नेताओं के समक्ष अपनी बातें कहीं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि वे 2 बार पहले गलती कर चुके हैं, अब आगे ऐसा नहीं होगा, वे आगे कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चा बाजार में रहती है, सत्ता के गलियारे और राजनीतिक गलियारे में जो बातें होती हैं, उस पर से एक बार फिर से उन्होंने विराम लगाया है और तमाम नेताओं के समक्ष उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता 1996 के आसपास से है और तब से यह रिश्ता लगातार जारी है। बीच में कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की बात तो कहीं ही, साथ ही तमाम नेताओं से कहा कि आप तमाम लोग एनडीए की मजबूती कैसे हो, बूथ लेवल तक एनडीए की मजबूती कैसे हो, इस पर काम करिए। एनडीए का कार्यक्रम करिए, किसी एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम मत करिए, बल्कि लगे कि सभी जो सहयोगी दल हैं वे पूरी तरीके से साथ हैं और इकट्ठे होकर के हम तमाम लोग कार्यक्रम करेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे मैसेज जाएगा कि तमाम जो घटक दल हैं पूरे इकट्ठे हैं और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में लगे हुए हैं। दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि आप तमाम लोग जो 2005 से लेकर के 2024 तक हमने जो काम किया, जिस तरह से बिहार में हर क्षेत्र में हमने विकास करने का काम किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, इसके अलावा सड़क हो, अन्य तमाम जिस तरीके से प्रगति हुई है, उस प्रगति को लेकर के आप नीचे स्तर तक जाएं, बूथ लेवल तक जाएं और खास करके नई पीढ़ी को बताएं कि देखिए 2005 से पहले बिहार में सड़कों की क्या स्थिति थी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। शाम होते ही लोग घरों से में बंद हो जाते थे, लोग घर से निकलते नहीं थे। बालिका शिक्षा, महिलाओं की क्या स्थिति थी। तमाम बातों को लेकर के आप तमाम जो नेता हैं वे जाइए, बूथ लेवल तक जाइए, गांव-गांव में घूम करके जो कार्य किए जा रहे हैं या जो कार्य किए गए हैं उन तमाम बातों को बताइए। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जबरदस्त रूप से काम करिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा, खास करके अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि हमने जो काम किए हैं उस काम को अल्पसंख्यकों के बीच ले जाइए। आप बताइए कि मुसलमानों के लिए हमने क्या किया है। हमने जो दंगा पीड़ित थे उसको हमने न्याय देने का काम किया है। हमने बजाबता उसको पेंशन हम लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, और जिन लोगों ने दंगा किया था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आप जाइए। साथ ही यह भी कहिए कि बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होगा। हम लोग पूरी मुस्तैदी से सरकार चला रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम सरकार चलाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को टिप्स दिए हैं 2025 चुनाव जीतने का। यह भी कहा गया है कि 2025 में 225 सीट
जो है वो जीतने का लक्ष्य है और लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब आप तमाम जो सहयोगी दल हैं वे साथ मिलकर के पूरी मुस्तैदी से लड़ें, सरकार के कामों को निचले स्तर तक ले जाएं। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो जन कल्याण का हो या फिर विकासात्मक योजनाएं हों, उन तमाम योजनाओं को लेकर के आप निचले स्तर तक जाइए और बताइए कि हम ही आपका भला कर सकते हैं, हम लोग ही आपका विकास कर सकते हैं, वे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के साथ हमने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन वो हमारी भूल थी, हमने वो गलती की, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बिहार का विकास करना ही हमारा लक्ष्य है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। 2025 में वे उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा और 2025 सीट हम लोग जीतेंगे। आरजेडी और महागठबंधन को हम लोग बिहार के रण में धूल चटाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ, इसी टिप्स को लेकर के तमाम नेता सीएम हाउस से निकले और सबने एक बात कही कि हम लोगों को लक्ष्य मिला है कि 2025 का चुनाव हम लोगों को जीतना है। हालांकि उसके पहले बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 4 सीटों में 2 पर भारतीय जनता पार्टी है, 1 पर हम हैं और जो चौथी सीट है वो जेडीयू के खाते में है, वो सीट है बेलागंज। तो इस तरह से 2025 से पहले बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें से 3 तो महागठबंधन के खाते में है, माले और राजद के, जबकि इमामगंज जो सीट है जहां से जीतनराम मांझी चुनाव जीतते रहे हैं, वो अब सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो वैसी स्थिति में उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और उनकी बहू जो है दीपा मांझी वहां से उम्मीदवार है। तो इस 2025 लोकसभा चुनाव से पहले एक और चुनाव से गुजरना है एनडीए को, और एनडीए यह दावा कर रही है, एनडीए के लोग यह दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सभी चारों की चारों सीट एनडीए के खाते में जाएगी, जेडीयू, बीजेपी और हम के खाते में जाएगी और वो तमाम हमारे उम्मीदवार जो हैं जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो आज लक्ष्य दिया गया 2025 का, लक्ष्य यह भी दिया गया कि एनडीए के घटक दल इकट्ठे रहें, जिला लेवल तक इकट्ठे हो जाएं और बूथ लेवल तक जा करके बिहार की सरकार के कामों का बखान करें, बूथ कमेटी को मजबूत करें। अगर बूथ कमेटी मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम तमाम लोगों को, हम एनडीए को सफलता मिलेगी, इससे इनकार नहीं किया सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो भी राजनीति के गलियारे से ही है। बिहार बीजेपी की हम करेंगे बात। बिहार बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है। सितंबर से लेकर के अक्टूबर महीने तक सदस्यता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया था और दावा किया गया था कि इस बार हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे, यानी कि बिहार बीजेपी 1 करोड़ सदस्यों की एक टीम होगी। लेकिन हालात पतली हो गई है। बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई है, जो दावे किए गए हैं, वो दावे, उन दावों से यही कहा जा सकता है कि अब नए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को इच्छुक नहीं है, वे बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजहें क्या है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतने इस बात की पुष्टि हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी से अब नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं। नए लोग भारतीय जनता पार्टी में आने को इच्छुक नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो आंकड़े कह रहे हैं कि 50% यानी कि सदस्यता अभियान में जो लक्ष्य दिया गया था कि 1 करोड़ सदस्य बनाना है, उसका 50% भी, लक्ष्य का 50% भी हासिल नहीं हो सका है आज तक। यानी कि 28 अक्टूबर 2024 तक का आंकड़ा यही बता रहा है कि अब तक महज 43 लाख लोग ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। यानी कि कुल सदस्यों की संख्या बीजेपी की वो है 43 लाख। बजाबता बीजेपी की तरफ से अब प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि हम लोग सदस्यता अभियान पर काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से आज रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी। उस कार्यक्रम में
संबित पात्रा आए थे और साथ ही बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में दावा किया गया कि बिहार बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन उसी में एक और बात का उल्लेख है कि बिहार में हम लोगों ने 43 लाख सदस्य बना लिए हैं। अब तो समय भी नहीं है, इसी महीने की लास्ट तक सदस्यता अभियान की समय सीमा है। आज 28 तारीख है और इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी, यानी कि लगभग 2 महीने बीतने को हैं और अभी तक महज 43 लाख सदस्य ही बीजेपी बना सकी है। और दावा किया जा रहा था कि हम लोग बूथ लेवल तक 200 सदस्य बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 43 लाख पर ही बिहार बीजेपी सिमट गई है। हो सकता है कि 1-2 लाख और बढ़ जाए, 45 तक वो संख्या जा सकती है, लेकिन आज 28 तारीख तक वो संख्या महज 43 लाख है। और बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया है, बीजेपी ने आज कहा है कि हम लोगों ने बिहार में 43 लाख लोगों को प्रारंभिक सदस्यता हम लोग बना चुके हैं। बाकायदा रिलीज जारी करके यह जानकारी दी गई है। तो स्पष्ट है कि नए लोग, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही, बीजेपी भी अब कहीं न कांग्रेस पार्टी की तरह होते जा रही है, जहां सिर्फ और सिर्फ नेता कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं होती है। और यही वजह है कि बीजेपी के साथ लोग जुड़ने को तैयार नहीं हैं। जो लोग पहले जुड़ भी गए थे वे अगली दफे अपनी सदस्यता का रिन्यूअल नहीं करा पाए हैं। यही वजह है कि संख्या लगातार घटते जा रही है और वो संख्या, दावा किया जा रहा था कि हम 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे, लेकिन 43 लाख पर ही पार्टी सिमट गई है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो पप्पू यादव को लेकर के है। पप्पू यादव इन दिनों सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के बाद वे बुरी तरीके से फंस गए हैं और आज स्थिति यह हो गई है कि उनके उस गैंग के कथित गुर्गों के सामने वे गिड़गिड़ाते हुए सुने जा रहे हैं। आज कई वीडियो उनके सामने आए जिसमें वे किसी से फोन पर गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने धमकी नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था। कुछ दिन पहले जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उसके बाद पप्पू यादव ने ट्वीट किया था और कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो ऐसे ऐसे अपराधियों को वे 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं। बजाता ट्वीट किया था और बयान भी दिया था। उसके बाद से ही उनको धमकी मिल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमें धमकी भरा फोन कॉल्स आ रहे हैं। और आज एक बार फिर से उन्होंने कई वीडियो रिलीज किए हैं, मीडिया को दिया है, जिसमें वे बातें करते हुए सुने जा रहे हैं। फोन आता है और फोन में पर दूसरी तरफ पप्पू यादव होते हैं और कहते हैं कि हमने कोई धमकी नहीं दी है, बल्कि एक घटनाक्रम के बाद जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, उसी प्रतिक्रिया के तहत हमने ट्वीट किया था, हमने जानबूझ करके ऐसा कुछ नहीं किया था। यानी कि पप्पू यादव सफाई देते फिर रहे हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा तो मिली हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें जान का खतरा है। एक बड़े गैंग की तरफ से हमें लगातार धमकी दी जा रही है और अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर इसके लिए केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है सो जिम्मेदार होगी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है और कहा है कि 2015 में हमें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन 2019 यानी कि मोदी सरकार में वो सुरक्षा छीन ली गई और अभी हमें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उससे हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। पहले भी हमें कई दफे धमकी मिली हुई है। चुनाव के दौरान कई लोगों ने हमें धमकी दी और कहा कि हम घर में घुस करके आपकी हत्या कर देंगे। अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर इसके लिए दोनों सरकार यानी केंद्र और राज्य की सरकार जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर के कहें तो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देकर के बुरी तरह से फंस गए हैं और अब सफाई देते फिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जानबूझ करके धमकी नहीं दी, बल्कि वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र की सरकार इन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है, बिहार की सरकार इन्हें सुरक्षा देती है या नहीं देती है। लेकिन
पूर्णिया के एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सांसद महोदय को डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उन्हें जान का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। बल्कि हम लोग अगर इस तरह की बात हुई है तो हम इसकी जांच करा रहे हैं। साथ ही पूर्णिया के एसपी ने यह भी कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही इस तरह की जानकारी मिल रही है, यानी कि पप्पू यादव ने आधिकारिक तौर पर वहां के एसपी को कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि मीडिया में कई वीडियो जारी करके यह बताने की कोशिश की कि हमें धमकी दी जा रही है, बड़े बड़े डॉन की तरफ से, उनके गुर्गों की तरफ से धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन आज दिन भर यह खबर चर्चा में रही कि पप्पू यादव जो कभी दूसरे को धमकी देते थे, आज खुद ही धमकी से डरे हुए हैं और प्रशासन से, पुलिस से और केंद्र की सरकार से, गृह मंत्रालय से जेड श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं। तो आज बस इतना ही। कल फिर से बड़ी खबरों के साथ बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।